सो अब हम केस सिनेरियो 4 देखते हैं। तो मिस्टर राजेश शर्मा जो एज्ड है 54 ईयर्स के और इंडियन सिटीजन है, वर्क करते हैं एबीसी लिमिटेड के अंदर, और वो बेसिक सैलरी उनकी है 58,000 रुपीज पर मंथ, और साथ में वो ट्रैवल बहुत करते हैं इंडिया के बाहर। अभी वो इंडिया से निकले थे 5 अक्टूबर 24 को, और रिटर्न वापस कब आए 2 अप्रैल 25 को। और बाकी 24 25 प्रीवियस ईयर तो उनकी बाकी डिटेल्स जो है वो दे रखी है। तो उन्हें डीए मिला था 10% का, बोनस मिला था, मेडिकल अलाउंस मिला था उनको, सारे उनके मेडिकल बिल जो है मदर के वो रिम्बर्स हुए थे 50,000 के। साथ में उनको एक लैपटॉप भी मिला था 15,000 रुपीज का, जो कि कंपनी ने कब खरीदा 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए में। और कंपनी डेप्रिसिएशन किस रेट पर चार्ज करती है 31.66% की। साथ में उनको उनके उनके हाउस सर्वेंट की जो सैलरी है वो भी रिम्बर्स हुई 4,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया 2,400 रुपीज का, और उनको 400 इक्विटी शेयर्स मिले हैं एबीसी के ही 250 रुपीज की रेट में, जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 350 रुपीज। और उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 94,000 रुपीज का। और राजेश ने हमें एज्यूम करना है कि राजेश ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, यानी कि वो ऑप्शनल रेजिम के अंदर, ऑप्शनल रेजिम में। उस बेसिस पे हमारे को जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज जो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्या है कि मिस्टर राजेश का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो मिस्टर राजेश ने 5 अक्टूबर को इंडिया छोड़ा था, यानी कि वो अप्रैल से लेके अक्टूबर 5 तक क्या इंडिया में रहेंगे, बिकॉज जिस डेट को वो जाते हैं और जिस डेट को वो इंडिया वापस आते हैं वो डेट भी स्टे इन इंडिया काउंट होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि ये 30 प्लस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का इनका स्टे रहा है अक्टूबर 5 तक का, तो ये क्या 182 डेज से ज्यादा बनता है? तो यस, ये 182 डेज से ज्यादा बनेगा, 188 डेज बनेगा ये। तो इस वजह से ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये रेजिडेंट बन जाते हैं। लेकिन क्या हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये आर ओ आर बनेंगे या एन ओ आर बनेंगे? तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, बिकॉज उसके लिए जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होती है पुराने ईयर्स की स्टेट में। वो कंडीशन वो चीज वो डिटेल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या ये आर ओ आर बनेंगे या एन ओ आर बनेंगे। इसलिए इसका जो आंसर होएगा वो होएगा ए, रेजिडेंट बट कांट डिटरमाइन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या आर बट एन। उसके बाद हमारे को सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखना है, वो क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हमारे को बतानी है टैक्सेबल परक्विजिट क्या है। टैक्सेबल परक्विजिट हमारे को बतानी है, तो उसके लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो टैक्सेबल परक्विजिट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो टैक्सेबल परक्विजिट के अंदर सबसे पहले तो आएगा जो रिम्बर्समेंट हुआ है ये आएगा, यानी कि 15,000 रुपीज टैक्सेबल परक्विजिट के अंदर आएगा। उसके बाद क्या आएगा टैक्सेबल परक्विजिट के अंदर, तो जो लैपटॉप मिला है वो भी टैक्सेबल परक्विजिट के अंदर आएगा। अब एसेट का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एसेट बेची है, तो लैपटॉप के केस में हमारे को देखना पड़ेगा क्या होता है। तो लैपटॉप के केस में हमने देखा था कि जो कंपनी जिस डेप्रिसिएशन पे चार्ज करती है वो हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि जिस दिन एसेट एक्वायर किया था उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा डब्ल्यूटीपी मेथड पे, तब तक लगाना पड़ेगा जब तक कि बेचा नहीं है, और फुल ईयर लेने हैं, पार्ट ईयर नहीं लेने हैं। तो एसेट जो है वो तो दिसंबर में ट्रांसफर हुई है, लेकिन हमें अक्टूबर से लेके अक्टूबर तक का ही देखना होगा। तो अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2021 को एसेट एक्वायर करी थी, तो 21 अक्टूबर 2022 मतलब सितंबर तक 22 तक हमें देखना है। तो 1 लाख रुपए का एसेट एक्वायर किया था, रेट किस रेट पे लगेगी ये, तो ये 50% रेट पे लगेगी, तो 50% माइनस करेंगे यानी कि 50,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे को 50,000 आ गया, फिर हमारे को देखना है 22 के बाद से 23 तक का। तो अगेन इसमें 50% का डब्ल्यूटीवी जो है, डब्ल्यूटीवी 50,000 की उसमें 50% माइनस होगा, वो क्या आ जाएगा 25,000। और एक और साल का लगेगा डेप्रिसिएशन 50% की रेट से, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50% माइनस हुआ, तो 12,500 का डब्ल्यूटीवी आ गया, यानी कि 12,500 रुपीज का डब्ल्यूटीवी आ गया। अब एसेट ट्रांसफर कितने रुपए पे करी है, एसेट ट्रांसफर करी है 15,000 की, और डब्ल्यूटीवी कम है यानी कि नेगेटिव है। इसका मतलब इसके जो टैक्सेबल परक्यूजेट रहेगा वो निल हो जाएगा। अगर ये 12,500 से कम का होता,
अगर 15,000 की बजाय कम होता, 12,500 से कम होता, तो टैक्सेबल करके जो 10,500 डब्ल्यूटीवी माइनस जितने रिकवर हुए एम्प्लॉय से वो आ गए। लेकिन एम्प्लॉय से रिकवरी ज्यादा हो गया, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए परक्विजिट वैल्यू जो है वो नील आएगी। उसके बाद हाउस सर्वेंट है, वो भी परक्विजिट वैल्यू का पार्ट बनेगा, तो 4,000 मिला है पर मंथ का, यानी कि 48,000। तो 48,000 जो है ये भी परक्विजिट का पार्ट है। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, क्या वो परक्विजिट का पार्ट बनेगा? तो आंसर है यस, वो भी परक्विजिट का पार्ट बनेगा। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, 15,000 नील प्लस 48,000, और प्रोफेशनल टैक्स जो पे हुआ है वो आएगा यस, तो वो भी 2,400 रुपीज आएगा। उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स है वो आएंगे, तो यस वो भी आएंगे। तो हमने देखा था फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितना ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस था इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो 350 माइनस 250, 100 रुपीज इंटू 4,000, 400, 100 इंटू 400, ये आ गया 40,000 रुपीज। इतना जो है वो टैक्सेबल परसेंटेज बनेगा। 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, यानी कि 1,05,400 रुपए जो है वो परक्यूजेट का जो पार्ट है बनेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,05,400। उसके बाद हमारे को देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी? सैलरी हेड की हमें इनकम बतानी है 25-26 असेसमेंट ईयर की। तो उसके लिए हमें फिर से ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी सैलरी का पार्ट फॉर्म करती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले उसको मिला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी? 58,000 की थी, इंटू 12, 58,000 इंटू 12, यानी कि इसकी बेसिक सैलरी जो मिलेगी इसको वो मिलेगी, मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे न्यू पेज बीच में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो बेसिक सैलरी जो है वो मिलेगी इसको, बेसिक 6,96,000, 6,96,000 की बेसिक सैलरी इसको मिलेगी। फिर इसको क्या मिलेगा? डीए मिलेगा 10% का। तो डीए 10% का मिलेगा बेसिक सैलरी का, तो 6,96,600 का 10% मिलेगा इसको 69,600, 69,600 का डीए मिलेगा। उसके बाद इसको क्या मिलेगा? मेडिकल अलाउंस जो है वो भी इसको मिलेगा। तो मेडिकल अलाउंस सारा इसको मिलेगा, मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपीज का। उसके अलावा क्या मिलेगा इसको? उसके अलावा अच्छा बोनस भी मिलेगा, बोनस हमसे रह गया था देखना, यस तो बोनस भी मिलेगा। तो बोनस भी मिलेगा 98,000 रुपीज का। फिर क्या मिलेगा? उसके बाद ये सारी चीजें जो है ये भी इसके परक्यूजिट का जो पार्ट है वो बनेगी। और परक्यूजिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, परक्यूजिट हमने जो कैलकुलेट ऊपर पहले ही कर लिया था वो भी इसका बन गया। कितना परक्यूजिट कैलकुलेट किया था? 1,05,400 रुपये। तो ये इसकी 6,96,000 प्लस 69,600 प्लस 60,000 प्लस 98,000 प्लस 1,05,400, तो ये इसकी जो है ग्रॉस सैलरी बनेगी। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस होगा, और 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? ऑप्ट अगर नहीं कर रहा है तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 50,000 रुपीज का, और प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस होगा 2,400 रुपीज का। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो प्रोफेशनल टैक्स पहले परक्विजिट का पार्ट बनता है फिर माइनस होता है, और अगर सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉय कर देगा पे तो परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा, फिर माइनस तब भी माइनस तो लेके हो जाएगा। तो 10,29,000 माइनस 50,000 माइनस 2,400, तो ये बनेगा इसका 9,76,600 रुपीज। तो ये इसका सैलरी हेड का जो है
इनकम बनेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 9,76,600 रुपीज। ये सैलरी हेड की इसकी इनकम होगी। अब हमें बताना है टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? तो सैलरी हमारी 9,76,600 की आ गई, और साथ में इसका ये आ गया 94,000 रुपीज का। तो 94,000 रुपीज के ऊपर तो इसका लगेगा 15%। तो 94,000 के ऊपर 15% के हिसाब से इसका 14,400 रुपए का टैक्स बनेगा एसटीटी का, क्योंकि एसटीटी है। और बाकी 9,76,600 रुपीज को ऊपर स्लैब रेट से लगेगा। तो 9,76,600 माइनस 2 लाख, 9,76,600 माइनस 2,50,000। तो 50,000, पहले 2,50,000 रुपीज तो उसके एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे 2,40,000 उनके ऊपर 5% से टैक्स लगेगा, और बाकी बचे के ऊपर 20% से टैक्स जो है वो लगेगा। तो इंटू 20%, 600 माइनस 2,50,000 माइनस 2,50,000 इंटू 20%, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 1,07,820 रुपए। तो जो सैलरी वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 1,07,820 रुपए लगेगा। तो प्लस 14,100 रुपए का ये 1,21,920 रुपए। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% का लगेगा। तो उसके हमारा कितना बनेगा? 1,27,000। तो इसका बनेगा आंसर टैक्स लाइबिलिटी 1,26,800 रुपीज की राउंडेड ऑफ कर। तो इसका आंसर आएगा ये 1,26,800 राउंडेड ऑफ करके। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कहता है? तो फिफ्थ पॉइंट कहता है what would be the total tax liability of Mr. Rajesh Sharma for assessment year if he does not exercise the option of shifting out of the default tax regime। यानी कि अगर ये डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट नहीं करता तो इसका क्या बनेगा टैक्स। तो उसके लिए हमारे को ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं। तो हमने देखा था अगर ये डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट नहीं करता तो तो इसकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसको ज्यादा मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको इस केस के अंदर 75,000 की मिलेगी। और क्या इसको ये मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन? तो ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 10,29,000 का अगर इसका बनता है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो 9,54,000 रुपीज की जो इनकम है इसकी वो आ जाएगी, और बाकी सारे जो है वो सिमिलर चलेगा। तो इसका मतलब ये जो टैक्स है ये तो 14,100 का नहीं रहेगा, और प्लस 9,54,000 के ऊपर स्लैब रेट क्या चेंज हो जाएगी। तो स्लैब रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या रहेगा? 9,54,000 में से पहले 3 लाख जो है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं आएगा। बाकी बचे हुए 3 लाख के ऊपर 5% का टैक्स आएगा। और बाकी बाकी बचे हुए 3 लाख के ऊपर 5% का टैक्स आएगा तो कितना आएगा? 15,000 रुपए। उसके ऊपर जो 3 लाख है उसके ऊपर आएगा 10% का 30,000 रुपए। और फिर जो रेस्ट 54,000 बच गए उसके ऊपर आएगा 15% का। तो इसका मतलब ये आएगा 9,54,000 जो है उसमें पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। दूसरे बाकी बचे हुए 3 लाख के ऊपर 5% का टैक्स आएगा। तो 3 लाख के ऊपर 5% का टैक्स कितना हुआ? 15,000। तो 9,54,000 माइनस 3 लाख माइनस 3 लाख, बाकी बचे 3 लाख के ऊपर कितने का आएगा? 10% का। 3 लाख इंटू 0.1।
तो ये जो आएगा टैक्स आएगा इसका 45,400 का। तो इसका टोटल टैक्स कितना हो गया 14,100 प्लस 45,400, ये हो गया 59,500। और इसके ऊपर एजुकेशन सेस जो हेल्थ एजुकेशन सेस जो 4% का लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 61,880। तो ये इसका आंसर जो है। तो अगर हम फिफ्थ वाला देखें तो इसमें इसका आंसर जो है डी है। तो आप लोग इसको इलस्ट्रेशन उसके सिनेरियो को देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा।